मैं 43 का स्क्वायर जानना चाहता हूँ। 43 स्क्वायर 1849। क्या बात है। 64 स्क्वायर 64 स्क्वायर 4096। इम्प्रेसिंग। 57 स्क्वायर 57 स्क्वायर 3249। क्या कंप्यूटर पे छपा हुआ है। क्यूब 36 क्यूब 36 क्यूब 36 इंटू 36 इंटू 36 46656। शानदार। 27 क्यूब 27 क्यूब 19683। और जितना मैं उसको पढ़ता जा रहा हूँ वो और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि वैदिक मैथ्स एक छोटा सा सब्जेक्ट है। मैं मतलब जितना पढ़ता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि अभी तो मुझे कुछ आया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। वो और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। तो मैं लगातार उसका स्टूडेंट हूँ, लगातार मैं उसको पे काम कर रहा हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो। वैदिक मैथ्स हाँ जी। नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। वैदिक मैथ्स बहुत ही आसान चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं मैथ्स का मुझे फोबिया होता था भाई। मैं मैथ्स से डरता था। 10th क्लास में मैं पॉइंट पे मैथ्स में पास हुआ। मैथ्स में मेरे आए थे 33 मार्क्स। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मैथ्स में पॉइंट पे वो पास हुआ और आज मेरे मैथ्स में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन जैसे ये जो वैदिक मैथ्स का जो जादू मुझे मिला, तो जैसे ही वो जादू मिला और जैसे ही मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो नेशनल रिकॉर्ड्स बन गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए। आज मेरे वैदिक मैथ्स के कोर्सेज रामानुजन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता बंदा, आपने 34 बनाए हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर वो अचीवमेंट आपके लिए है। जो लोग आए हैं वो देख रहे हैं, उन्हें उस चमत्कार पे यकीन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वैल्यू ऐड करें हमारे व्यूअर्स को, कि वो जो लोग देख रहे हैं उनके बच्चे या वो खुद या उनके जानकार आपकी इस विद्या का लाभ कैसे उठा सकते हैं। मतलब ये ऐसा रामबाण बन जाएगा हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, कि उसकी जो लर्निंग की प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस सिस्टम को आप यूपीएससी वाले बच्चों को दो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, किसी भी बच्चे को दो, बस वो एक बार इस सिस्टम को सीख ले और प्रैक्टिस कर ले, लर्निंग उसको कभी परेशान नहीं करेगी। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है और ये ज़रा हटके है। आज का पॉडकास्ट हमारा मेमोरी बेस्ड पॉडकास्ट है। और मेमोरी की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर किसी को याद किया जाता है तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है। कहा जाता है कि अगर उन्हें कोई बुक दी जाए तो वो 2 दिन बाद उस बुक के सारे पेजेस उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते थे और वो पेज नंबर वाइज बता सकते थे कौन से पेज पे क्या लिखा है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हमारे साथ है, उन्हें मेमोरी किंग के नाम से जाना जाता है। उनके नाम 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। उन्हें क्यों मेमोरी किंग कहा जाता है, ये आज आप इस पॉडकास्ट में देखेंगे। और उनके पास स्वामी विवेकानंद सिस्टम है। उस सिस्टम के माध्यम से आप खुद या अपने बच्चों को उस लेवल की मेमोरी याद करा सकते हैं। और इसीलिए ये पॉडकास्ट एक वर्कशॉप के रूप में डिज़ाइन किया गया है कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या फॉर्मूले हैं, एग्जैक्टली क्या पासवर्ड है जो आप लगाएंगे तो आपके बच्चों की मेमोरी वहाँ तक चली जाएगी, अगर आप एंड तक इसमें बने रहे तो। हिम्मत भाई, लेवल नेक्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हिम्मत जी, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं आपके नाम और 9 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, जो हमने सर्टिफिकेट्स भी देखे और वो सब एकदम फेयर है। पर ये तो आपने बताया और मैंने सुना, हमारे ऑडियंस इस बात को कैसे जानेंगे। तो देखो जी, दुनिया तो आजकल एक ही बात कहती है, चमत्कार को नमस्कार है। आप थोड़े चमत्कार दिखाओ तो रिलेट करेंगे हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल भाई, मैं ट्राई करूँगा। और ये चमत्कार नहीं है, ये है वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हैं, मेमोरी की ट्रिक्स हैं, जो कि वैदिक काल से चली आ रही है और कोई भी ऐसा कर सकता है। थोड़ी ट्रिक्स और प्रैक्टिस, 2 चीज़ें हैं बस, कोई भी कर सकता तो है। मैथ्स में जो टफ कैलकुलेशंस होती हैं, जो हमारे लिए टफ हैं, देखते हैं आपके लिए कितनी टफ है। मैं
43 का स्क्वायर जानना चाहता हूँ। 43 स्क्वायर 1849। क्या बात है। 64 स्क्वायर 64 स्क्वायर 4096। इम्प्रेसिंग। 57 स्क्वायर 57 स्क्वायर 3249। क्या कंप्यूटर पे छपा हुआ है। क्यूब 36 क्यूब 36 क्यूब 36 इंटू 36 इंटू 36 46656। शानदार। 27 क्यूब 27 क्यूब 19683। क्या बात है। 92 क्यूब 92 92 क्यूब 92 इंटू 92 इंटू 92 7786 नहीं 778688। बहुत बढ़िया, शानदार, कमेंडेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात और आपने हमें बताई थी कि यू आर नॉट अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, बट केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल आपको याद है? हाँ, मेरा इसमें एक नेशनल रिकॉर्ड भी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या बात है, सुन सकते हैं हम? बनाया तो था मैंने बहुत पहले, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ या तो आप गूगल पे भी वो पूरी की पूरी 118 एलिमेंट्स की लिस्ट होती है, या केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो पता ही होता सारे के सारे एलिमेंट्स का। मैं रिकॉल करता हूँ, आप रिलेट करना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, वेटियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम, बेरियम, लैथम, सीरियम, प्लासिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, ग्लोनियम, टर्बियम, डिस्पोसियम, होलोमियम, इर्बियम, थूलियम, रेटिबियम, लुटेशियम, हाफनियम, टेटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, iridium, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लेड, बिसन, पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडियम, फ्रेंशियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिन, नेपच्यून, प्रोटोनियम, अमरीकियम, क्यूरियम, ब्रिकेलियम, कैलिफोर्नियम, आस्टिनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबियम, लार्सियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबोर्नियम, बोरियम, राशियम, मेटनेरियम, ड्रमस्टेडियम, रोनजेनियम, कोपरनेशियम, अनंटेरियम, अनक्वेडियम, अनपेंटियम, अनहेक्सम, स्पेक्ट्रम, अनऑक्टियम। क्या बात है। मैं एक बात देख रहा था, जब मैथ्स के कैलकुलेशंस थे तो आप यूं ऊपर करके देखते थे और फिर बोलते थे, और जब ये केमिस्ट्री की आप बता रहे थे पीरियोडिक टेबल, तो आपने आइज़ बंद कर ली और पूरा फोकस आपका वहाँ था। तो मैं एक चीज़ तो डिकोड कर गया हूँ कि जब आप ऐसे देख रहे हैं, आइज़ क्लोज कर रहे हैं, आपके आगे एक इमेज आ रही है। Am I right? यस यस। ये जो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है, जब मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ, तो जब मैंने इसको याद किया था, तो मैंने पूरी एक कहानी बनाई थी, एक स्टोरी बनाई थी, जो कि मेरी मेमोरी में सेट हो गई थी। क्योंकि अब इस पे प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो स्टोरी तो फिक्स है। मतलब अब जैसे ही मैं आँख खोल के भी रिकॉल कर सकता हूँ, लेकिन आँख बंद करके और ज़्यादा फोकस बन जाता है। हो जाता है। हाँ हाँ। और कैलकुलेशन में मेरी प्रैक्टिस ऐसी रहती है, मतलब लगातार ये चीज़, ये जो है ना, कहते हैं ना, एक ये मेरा एक्शन बना हुआ है कि नहीं, कैलकुलेशन। ये आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स हो गया। Yes. लेकिन एक इमेज तो आपके आगे आ रही है ना। यस और आप उस इमेज को पढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे हमने 57 का क्यूब पूछा, तो आपने जाके आपके दिमाग में कहीं 57 को फिर 57 से फिर 57 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, आपके एक दिमाग में एक इमेज आई जहां पर इधर 57 लिखा है और इधर सबके क्यूब्स लिखे हैं। यस यस, Am I right? बिल्कुल कि बिल्कुल। आपने 1 से लेकर 100 तक के सारे क्यूब्स याद कर लिए। नहीं भाई, दोनों चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं 2 सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक काम कर रहा हूँ मैं वैदिक मैथ्स पे, और एक काम कर रहा हूँ मैं मेमोरी की टेक्निक से। तो अगर तो मुझे याद करने हैं तो मेमोरी की टेक्निक से इजीली 1 से लेकर 100 तक क्यूब याद हो सकते हैं। करेक्ट है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें नहीं, बड़ी बात है सर, आसान नहीं है, पर हो सकते हैं ना। फोनेटिक मेथड होता है, उसमें डिजिट्स को इमेज में कन्वर्ट करके किया जा सकता है। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ वैदिक मैथ्स से। वैदिक मैथ्स मतलब कैलकुलेशंस। ठीक है, जैसे आपने स्क्वायर्स पूछा, जैसे आपने क्यूब पूछा, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड बनाने गया था
रिकॉर्ड बनाने गया था तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उसका भी यही क्वेश्चन था कि ये आपने याद किए हैं या आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वहाँ भी था कि कैलकुलेशन, तो उन्होंने चेक किया था उस चीज़ को कि एडिशन, सबट्रैक्शन, स्क्वायरिंग, हर चीज़ में जो जो उनके पैरामीटर्स होते हैं, तो फाइनली वो कैलकुलेशंस थी। तो मैं दोनों तरीके से कर लेता हूँ, मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, मैं उनको ईजिली याद भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये जो मैथ्स है, मैथ्स तो हमने सब सुना है, मैथ्स और वैदिक मैथ्स में क्या फ़र्क है? मैथ्स और वैदिक मैथ्स में देखिए, वैदिक मैथ्स जो है ये जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये वेदों से आया, वैदिक वेदों से आया है, और ये आया है अथर्ववेद से। और इसका जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी को, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वहाँ से अथर्ववेद का भी अध्ययन किया, वहाँ से इन्होंने वैदिक मैथ्स को खोजा और अपनी एक बुक तैयार की वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से, जहाँ 16 सूत्र और उसके उपसूत्र तैयार किए। ये जो वैदिक, जैसे आपका क्वेश्चन है कि वैदिक मैथ्स और मैथ्स में क्या डिफरेंस है, वैदिक मैथ्स में जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो बहुत फास्ट हो जाती है, आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिंग, क्यूब रूट्स। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर तो कोई वैदिक मैथ्स सीख ले तो उसकी फाउंडेशन कैलकुलेशन की इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जो नॉर्मल मैथ्स है वो ईजिली, मतलब उसमें वो एक्सेल कर सकता है। ठीक है, आप मुझे बताइए एक चीज़ कि मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ेंगे। बिना अल्फ़ाबेट्स के सीखे क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। तो ठीक वैसे ही अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसका बेस, उसकी फाउंडेशन, उसकी कैलकुलेशंस तो अच्छी होनी चाहिए ना। कैलकुलेशंस अच्छी होंगी आपकी वैदिक मैथ से। जैसे कि मैं, और ना केवल मेरे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके स्क्वायरिंग, तो क्यूबिंग। वैदिक मैथ्स क्या टेबल्स हुई? वैदिक मैथ्स अर्थमेटिक के साथ डील करता है, मतलब सिर्फ टेबल्स नहीं, उसमें आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिंग, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शंस, बहुत सारे चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैं पिछले 14-15 साल से वैदिक मैथ्स को पढ़ रहा हूँ, और जितना मैं उसको पढ़ता जा रहा हूँ वो और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि वैदिक मैथ्स एक छोटा सा सब्जेक्ट है, मैं मतलब जितना पढ़ता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि अभी तो मुझे कुछ आया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, वो और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। तो मैं लगातार उसका स्टूडेंट हूँ, लगातार मैं उसको पे काम कर रहा हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो। वैदिक मैथ्स हाँ जी। नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। वैदिक मैथ्स बहुत ही आसान चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं मैथ्स का, मुझे फोबिया होता था भाई, मैं मैथ्स से डरता था। 10th क्लास में मैं पॉइंट पे मैथ्स में पास हुआ। मैथ्स में मेरे आए थे 33 मार्क्स। ओके। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 33 पासिंग स्कोर था। अगर 32 भी आ जाते तो मैं फेल हो जाता। ठीक है जी। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मैथ्स में पॉइंट पे वो पास हुआ, और आज मेरे मैथ्स में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो ये तो तय हो गया कि नॉर्मल मैथ्स मेरा ज़्यादा अच्छा था नहीं, लेकिन जैसे ये जो वैदिक मैथ्स का जो जादू मुझे मिला, तो जैसे ही वो जादू मिला और जैसे ही मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो नेशनल रिकॉर्ड्स बन गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए। आज मेरे वैदिक मैथ्स के कोर्सेज रामानुजन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, बहुत सारे हम सेमिनार वर्कशॉप कर रहे हैं। ये वैदिक मैथ्स एक ऐसा मैथ्स है जिसको मैथ्स पसंद नहीं है, जिसको मैथ्स का डर लगता है, या जो मैथ्स को डिफ़िकल्ट मानता है, अगर उस बच्चे को ये वैदिक मैथ्स दे दिया जाए ना, तो उसका वैदिक, उसकी कैलकुलेशंस तो अच्छी होगी ही, उसका दूसरा मैथ्स भी, जो ट्रेडिशनल हम मैथ बोलते हैं, जो उनका सब्जेक्ट का मैथ है, वो भी डेफिनेटली अच्छा हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई ना, बेस स्ट्रॉन्ग हो गए, और बेस स्ट्रॉन्ग होते ही तो होना है अच्छा। और मेमोरी पे जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए, मेमोरी की क्या ट्रिक्स है? मतलब मैं चाहता हूँ कि जब आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं, आपने बहुत कुछ अचीव किया है एंड वी रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन मेहनत करी या आपने कोई जादू मंत्र किया और आपने अचीव कर लिया। बहुत बड़ी बात है सर, 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता बंदा, आपने 34 बनाए हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर वो अचीवमेंट आपके लिए है। जो लोग आए हैं वो देख रहे हैं, उन्हें उस चमत्कार पे यकीन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वैल्यू ऐड करें हमारे व्यूअर्स को, कि वो जो लोग देख रहे हैं उनके बच्चे या वो खुद या उनके जानकार आपकी इस विद्या का लाभ कैसे उठा सकते हैं। ठीक है भाई,
मैं आपके पास में एक ऐसा सिस्टम आपकी ऑडियंस को शेयर करता हूँ। उस सिस्टम का नाम है विवेकानंदा सिस्टम। ओके। अल्टीमेट सिस्टम, अल्टीमेट। जब मैं मेमोरी टेक्निक्स पे काम कर रहा था तो इजीली हम डिजिट्स को इजीली याद कर देते थे, वर्ड्स को इजीली याद कर देते थे, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ गैप लग रहा था, क्योंकि बच्चों का तो सिलेबस जो बहुत वाइड है ना, इतना सारा सिलेबस कैसे याद रहेगा। तो इन 14-15 साल में मैं ये समझ चुका था कि मेमोरी के साथ में माइंडफुलनेस, मेमोरी के साथ में साइंटिफिक स्टडी स्किल्स का जो कॉम्बो हम तैयार करें तो ही मतलब अल्टीमेट फ़ायदा हो सकता है। तो हमने एक सिस्टम तैयार किया, विवेकानंदा सिस्टम। इसका नाम विवेकानंदा सिस्टम क्यों है? जैसे स्वामी विवेकानंद जी, आपने सुना होगा, जब भी वो किसी भी बुक को रीड करते थे वो उसको एज इट इज़ याद कर दिया करते थे, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है वो मतलब आप पूछते वो हूबहू बता दिया करते थे। तो इस सिस्टम पे अगर कोई इसको सीख लेगा और कोई प्रैक्टिस कर लेगा तो किसी भी बुक को स्वामी विवेकानंद जी की तरह वो भी याद कर सकता है। क्या बात है। इसलिए इस सिस्टम का नाम है विवेकानंदा सिस्टम। और इस सिस्टम में 11 कदम है, 11 चरण है, 11 स्टेप्स है। एक एक स्टेप उठाना है, एक एक स्टेप। मतलब ये ऐसा रामबाण बन जाएगा हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, कि उसकी जो लर्निंग की प्रॉब्लम है ना वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस सिस्टम को आप यूपीएससी वाले बच्चों को दो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, किसी भी बच्चे को दो, बस वो एक बार इस सिस्टम को सीख ले और प्रैक्टिस कर ले, लर्निंग उसको कभी परेशान नहीं करेगी। तो इसमें क्या है, ये जो 11 कदम है, 11 चरण है, इन पे हम चलते। इसमें 5S होते हैं। ओके। 5S, 5Q, 5R। 5S और 5Q, Q वाला एक स्टेप हो गया, और 5R, टोटल 11 कदम, 11 चरण, 11 स्टेप्स। अब पहले करते 5S की बात। 5S में सबसे पहला जो S है वो होता सेट, दूसरा S होता सिलेक्ट, सर्वे, स्ट्रक्चर, सोलिडिफाई। एक एक की हम बात करेंगे डेप्थ में जाके। उसके बाद 5Q मतलब 5 क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। और उसके बाद 5R, रीड, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं 5S में सेट की। विवेकानंदा सिस्टम कहता है कि पढ़ने से पहले कुछ चीजें सेट होनी चाहिए। कुछ चीजें क्या क्या सेट होनी चाहिए? माइंड सेट, आपका सेट योर माइंड, सेट योर ब्रेन, सेट योर बॉडी, सेट योर सेंसेस, सेट योर टाइम, सेट योर प्लेस। ये 6 चीजें सेट होनी चाहिए। अगर ये 6 चीजें किसी भी बच्चे की सेट हैं और उसके बाद वो स्टडी टेबल पे बैठता है और पढ़ाई करता है तो मतलब बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। लेकिन जनरली देखा ये गया है कि बच्चे की कुछ भी चीज़ें सेट नहीं होती, ना उसका माइंड सेट होता, ना उसका ब्रेन सेट होता, ना उसकी बॉडी सेट होती, ना उसकी सेंसेस सेट है, ना टाइम, ना प्लेस, और उसके बाद वो स्टडी टेबल पे बैठा है तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो स्टडी टेबल पे बैठने से पहले 6 चीज़ें सेट करनी है। सबसे पहले माइंड सेट। माइंड सेट का मतलब है आपका मन पढ़ाई में लगे। मुझे एक चीज़ बताइए, आपका मन नहीं है पढ़ाई में, क्या पढ़ाई कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहला कदम तो यही है ना कि मन को कैसे लगाएं पढ़ाई में। हम जैसे स्टडी टेबल पे बैठते, बुक सामने, हम पास्ट में जा रहे, फ्यूचर में जा रहे, मन कभी डरा रहा है, कभी बच्चों को कभी नींद आती है, कभी भूख लगती है, कभी बहाने आते हैं। हाँ, तो इस मन को कैसे लगाएं? जब तक मन पढ़ाई में नहीं लगेगा तब तक फोकस नहीं बनेगा, तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इस मन को ही सेट करना है। अब ये मन सेट करने के 2 तरीके। एक तरीका है व्हाट एंड वाई, व्हाट एंड वाई, और दूसरा तरीका मैं पहले व्हाट एंड वाई को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर दूसरे पे आते हैं। व्हाट एंड वाई का मतलब है क्या और क्यों, क्या और क्यों। जब तक मन को वो वाई क्लियर नहीं होगा, मैं किसी चीज को क्यों कर रहा हूं। एक बच्चा बैठा है, वो स्टडी कर रहा है, या मान लीजिए आप या मैं स्टडी कर रहा हूं। जब तक मैं अपने मन को उस स्टडी के बेनिफिट नहीं बताऊंगा कि ये स्टडी मैं क्यों कर रहा हूं, तब तक मेरा मन सेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं अपने मन को बिल्कुल ऑनेस्टी से और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताऊं कि अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मैं IAS बनूंगा, या मैं CA बनूंगा, या मैं साइंटिस्ट बनूंगा, या मैं अपने सपने को साकार करूंगा,
या मैं अपने सपने को साकार करूंगा। यानी कि अगर मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने मन को बता दिया कि इसके पढ़ने से मैं ये चीज अचीव करूंगा, तो अब मन का व्हाट एंड वाई, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये मन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और दूसरा तरीका मन को सेट करने का होता है, किसी भी वेदों की बात कर लें, पुराणों की बात कर लें, किसी भी चीज की बात कर लें, वो होता है मेडिटेशन, ध्यान। ठीक है। दो ही चीजों से मन सेट हो सकता है, एक तो व्हाट एंड वाई से और एक मेडिटेशन से। ये दो चीजें करके आपका मन सेट होगा। अब जब जब आप स्टडी टेबल पे बैठे, सिर्फ 2 मिनट का एक टास्क होता है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या बनना है, क्यों बनना है। जब इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आप अपने मन को दे दोगे, आपका मन सेट हो जाएगा। तो जैसे ही सुबह उठें, सुबह उठ के भी ये छोटी सी एक्सरसाइज कर ले 2 मिनट की, क्या बनना है, क्यों बनना है, पूरे दिन आपका मन सेट रहेगा। जब भी स्टडी टेबल पे बैठे, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो वाई मन को बार बार बताना। ऐसा नहीं कि एक बार सेट कर ले, वो हर दिन पढ़ने तो हर दिन बैठोगे ना। सिर्फ एक 2 मिनट की एक्सरसाइज है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या बनना है, क्यों बनना है। और एक बार रात को सोते टाइम 2 मिनट आपने सुबह लगाए, 2 से 4 मिनट आपने दिन में लगाए, 2 मिनट आपको रात में, मतलब कुल मिला के 7-8 मिनट लगाए, आपका माइंड सेट है, आपका मन सेट है। ठीक है जी। मेडिटेशन के लिए तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह हैं कि एक बच्चे को अगर वो इस तरीके की सिलेबस को याद कर रहा है, तो उसको देखो मेडिटेशन तो हर हाल में करना ही करना चाहिए, जिससे उसका मन सेट रहेगा। मन सेट हो गया हमारा। मन सेट के बाद दूसरी चीज पे आते हैं हम, वो होता है ब्रेन सेट करना। ब्रेन सेट करने का मतलब होता है भाई कि आपका ब्रेन, जब आप पढ़ाई करें तो ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे काम करे। ब्रेन एक हार्डवेयर, मन एक सॉफ्टवेयर हो गया। मन एक सॉफ्टवेयर है, ब्रेन एक हार्डवेयर। और हार्डवेयर है तो उसको सेट करने की उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ब्रेन को 3 चीजें दे दीजिए, वो सेट हो जाएगा। ब्रेन को O2 दे दीजिए, मतलब ऑक्सीजन, H2 मतलब पानी, और ग्लूकोज। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें अगर ब्रेन को मिल गई तो ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे काम करेगा। छोटे छोटे स्टेप है। H2 मतलब पानी, कि जब भी स्टडी टेबल पे बैठें हमेशा पानी की बोतल लेके बैठें, और जब भी रिक्वायरमेंट हो पानी पीते रहें। ये मेमोरी ड्रिंक का काम करता है। जैसे बाजार में बहुत सारी ड्रिंक्स मिलते हैं ना, पानी मेमोरी ड्रिंक होता है। स्टडी के दौरान जब आप पानी पीते हैं तो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी ब्रेन कैच कर लेता है। तो हमेशा जब भी पढ़ाई करें, खास तौर पर पढ़ाई करें, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसको पानी की नीड ज़्यादा है। तो H2 पढ़ाई के दौरान। दूसरी बात, ग्लूकोज कैसे मिलेगा ब्रेन को, कि जंक का ना खाए, बाहर का ना खाए, घर का जो खाना होता है उसी में ब्रेन को ग्लूकोज मिल जाता है। सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये ब्रेन के लिए पॉइजन है, जहर है। ये ब्रेन को लो एनर्जी लेवल पे लेके जाता है। ठीक है जी। तो ग्लूकोज मिलेगा जो घर का अपना खाना है। उसके बाद O2 मिलेगा कि आप सुबह थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, या पढ़ाई के दौरान थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लें। O2 ऑक्सीजन चाहिए ना। बस ये छोटे छोटे स्टेप है 3, H2O, O2 और ग्लूकोज। अगर ये आपने कर लिए तो आपका ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे रहेगा, मतलब ब्रेन नहीं थकेगा, दिमाग नहीं थकेगा। अब आपका मन सेट है, अब आपका मस्तिष्क भी सेट हो गया, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी। उसके बाद बॉडी सेट करने की। बॉडी सेट करने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको फिजिकल, आपको कुछ ना कुछ मोमेंट्स करने होंगे। एक प्रिंसिपल दे रहा हूं, 10-10-10 प्रिंसिपल, 10-10-10 का सिद्धांत। पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा देना, सिर्फ आधा घंटा। आपका मन, आपका मस्तिष्क और आपका शरीर हमेशा आपका साथ देंगे। चाहे आप पढ़ाई कर लो, चाहे आप बिजनेस कर लो, चाहे आप लाइफ का कोई भी काम कर लो। 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, आपका मन सेट रहेगा। 10 मिनट आप प्राणायाम कर लो, आपका ब्रेन सेट रहेगा। 10 मिनट आप एक्सरसाइज कर लो, आपका शरीर सेट रहेगा। शरीर सेट होने का मतलब शरीर में स्टेमिना रहेगा, शरीर में एनर्जी रहेगी, फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी, एनर्जी मेंटेन होगी। और पढ़ाई के दौरान ज़्यादा की जरूरत है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि कमर दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रही है, कोई बैठ के, कोई उठ के, मतलब एनर्जी नहीं है। हिम्मत भाई, प्राणायाम कौन सा करना चाहिए? प्राणायाम देखिए, अगर हम बात करें तो अनुलोम विलोम जो है, ओके,
या डीप ब्रीदिंग। मतलब ब्रेन को क्या चाहिए, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जितनी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और भ्रामरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भ्रामरी, है ना। तो भ्रामरी और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अब हमारा माइंड सेट हो गया, अब हमारा ब्रेन सेट हो गया, बॉडी सेट हो गई। 3 चीज़ें हमने सेट कर ली। 3 चीज़ें सेट करके चौथी चीज़ है सेंसेस को सेट करना। सेंसेस को सेट करने का मतलब है कि जब भी हम पढ़ें तो हम पैसिव स्टडी ना करें, हम एक्टिवली स्टडी करें। मतलब भगवान ने जब हमें इतनी सेंसेस दी, 5 सेंसेस दी हैं, तो हम एक को क्यों यूज़ कर रहे हैं। बच्चे बिल्कुल बोरिंग स्टडी करते हैं, बैठे जा सिर्फ एक सेंस को यूज़ करते हैं, पढ़ते रहते हैं, मतलब उसको देख रहे और मन मन में पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स भी कह रहे हैं मन मन में पढ़ाई करो, टीचर्स भी कह रहे हैं बेटा मन मन में पढ़ाई करो, ज़्यादा फोकस होता नहीं। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप देखो, उसको बोलो। बोलने का मतलब चिल्लाना नहीं, आराम आराम से उसको बोलो, जोर जोर से बोलना है आपको। हाँ, जोर जोर से नहीं, मतलब नॉर्मल बोलना, मतलब नॉर्मल। आवाज निकलनी है, मन मन में नहीं पढ़ना आपको, हाँ। बोल बोल के पढ़ना है। आपको बोलना है। जब आप बोलते हो तो आप सुनते भी तो, ठीक बात है, ठीक है, दोनों सेंस इन्वॉल्व हो गए। हाँ। तो आप उसको देख भी रहे हो, आप उसको बोल भी रहे हो, आप उसको सुन भी रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप लिख भी रहे हो, लिख भी रहे हो। और साथ में अगर कुछ भी आप उसको इमेजिन भी कर रहे हो, अपने आप के साथ में लिंक भी कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, अपनी सारी की सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व कर दो, माइंडफुल हो जाओ। माइंडफुल मतलब ना पास्ट है ना फ्यूचर है, यही है, सब कुछ उसमें डाल दो। तो वो इनपुट जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है जब ब्रेन में इनपुट स्ट्रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के थ्रू जा रहा है। आपके आइज के थ्रू, आपके बोलने के थ्रू, आपके ईयर्स के थ्रू, आपके टच के थ्रू, बहुत सारे चैनल्स के थ्रू जब इनपुट जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो आउटपुट कैसा आएगा, ऑब्वियसली स्ट्रांग आएगा। हाँ। आप क्योंकि आपने अपनी सारी सेंसेस इन्वॉल्व कर ली उसमें। हाँ। तो अपने आप को उसमें डालना। और स्वामी विवेकानंद जी यही करते थे, किसी भी चीज़ को जब वो याद करते थे तो वो अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देते थे उस चीज़ में, इतना माइंडफुल होके वो रीड करते थे, तभी वो सारी चीज़ें कर पाते थे। तो सेंसेस, तो जब हम स्टडी करेंगे तो सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे तो सेंस सेट हो गई। उसके बाद एक होता है भाई फिक्स योर प्लेस, और एक होता है फिक्स योर टाइम। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ। सबसे पहले टाइम की बात लेते हैं कि आपका पढ़ने का जो समय होना चाहिए वो भी फिक्स होना चाहिए। Okay. फिक्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैविक घड़ी जिसे बोलते हैं, है ना। मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है और मुझे आदत बनानी है। मान लीजिए सुबह 5 बजे उठना है आपको, ठीक है। तो पहले दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, पहले दिन अगर आपको 5 बजे उठना प्रॉब्लम आएगी, दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आएगी, लेकिन लगातार कुछ दिन तक 20 से 21 दिन आपने ये किया तो क्या होगा, हमारी आदत चेंज हो जाएगी, सुबह उठना आसान हो जाएगा। 20-21 दिन के बाद में अपने आप बिना अलार्म के आपकी आंख खुल जाएगी और वो आपका नेचर बन चुका होगा, वो आपकी फितरत बन चुकी होगी, वो आपकी हैबिट बन चुकी होगी, क्योंकि वो जो समय है फिक्स किया था वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में सेव हो चुका होगा। राइट, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, सुबह या शाम को मुझे एक आदत बनानी है, मुझे शाम को 6 बजे पढ़ना है। एक दिन मन नहीं करेगा, 2 दिन मन नहीं करेगा, 3 दिन मन नहीं करेगा, लेकिन लगातार हम उस टाइम पे फिक्स टाइम पे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा, 20 से 21 दिन के बाद अपने आप उस टाइम पे पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि वो जो टाइम है आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में सेव हो चुका होगा। इसलिए एक टाइम फिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपका प्लेस भी फिक्स होना चाहिए। प्लेस फिक्स क्यों होना चाहिए, अब मुझे बताइए, जब भी आप मंदिर के पास जाते क्या करने का मन करता है, शीश निभाने का मन करता है। हाँ। जिम में लाउड म्यूजिक और डंबल्स उठाने का मन और करता है। स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो डाइव करने का मन करता है। और लाइब्रेरी में पढ़ने का मन करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा है। एनवायरनमेंट, ओरा, आभा मंडल। तो आपको अपना भी एक ओरा बनाना चाहिए, अपना आभा मंडल बनाना चाहिए। और वो आभा मंडल कैसे बनता है, जब एक जगह हम फिक्स कर देते हैं और लगातार उसी जगह पे पढ़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद में वहां पे क्या बन जाएगा, एक आभा मंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, जब भी एक बच्चा बैठता है पढ़ने के लिए, ना उसका मन सेट है, ब्रेन उसका लोअर एनर्जी लेवल पे है, बॉडी में स्टेमिना नहीं है, एक सिंगल सेंस को वो यूज कर रहा है, ना उसका टाइम फिक्स है और ना ही उसकी जगह फिक्स है। ये कोई भी चीज़ सेट बिना सेट किए वो पढ़ने बैठता है तो आपको कैसे लगता है, कैसे रिजल्ट आएंगे। पढ़ने से पहले ये 6 चीज़ें सेट होनी चाहिए। जब बेसिक रिक्वायरमेंट सेट नहीं है तो रिजल्ट भी वो नहीं आएगा, ऑब्वियस है ना। अब एक बच्चे ने या मैंने या आपने, हमने ये 6 चीज़ें सेट कर दी हैं।
उसके बाद जब हम स्टडी टेबल पे बैठते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेट हो गई, हमारा ब्रेन भी, हमारा व्हाट एंड वाई सारी चीज़ें क्लियर है, हमारा ब्रेन भी सेट है, हमारी बॉडी भी सेट है, हमारी सेंस, टाइम एंड प्लेस। उसके बाद जब स्टडी टेबल पे हम बैठे, सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए? जैसे ही हम स्टडी टेबल पे सारी चीज़ें सेट करके बैठे, अब जैसे ही मैंने बुक खोली तो सबसे पहला अब हम जा रहे सेकंड एस पे, वो है सिलेक्शन का एस। ठीक है, सिलेक्शन। तो राहुल भाई हमने सेट की बात कर ली कि एक बच्चा वो सारी चीज़ें सेट करके बैठ गया है, माइंड सेट, ब्रेन सेट, बॉडी सेट, टाइम, प्लेस एंड सेंसेस। अब जब वो स्टडी टेबल पे बैठा है तो स्टडी टेबल पे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे ही उस बुक को ओपन करेगा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन। ब्रेन हमेशा टारगेट्स पे काम करता है, गोल्स पे काम करता है। जैसे ही ब्रेन को टारगेट मिलता है, ब्रेन उस टारगेट को अचीव कर लेता है। आपने देखा होगा पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी नहीं हो पाती, लेकिन जब एग्ज़ाम का जो लास्ट वो जो 1 मंथ आता है या जो 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन बचते हैं, हर घंटे का एक टारगेट होता है। आपने देखा होगा पूरे साल तैयारी नहीं हुई, वो आखिरी के 1 महीने में तैयारी हो जाती है, क्योंकि हर घंटे का एक टारगेट होता है। Correct. और ब्रेन उस टारगेट को अचीव कर लेता है। तो जैसे ही एक बच्चा स्टडी टेबल पे बैठता है, ब्रेन इंटरनल एक क्वेश्चन पूछता है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, मुझे टारगेट दो, मुझे टारगेट दो, क्योंकि मुझे टारगेट को अचीव करना है। Right. लेकिन हम कोई टारगेट देते नहीं, बस पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बोला राहुल भाई मेरे साथ चलो, आपका क्या क्वेश्चन होगा? कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? ओ नहीं, चलना, चलो 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 चलो। आप चले मेरे साथ में, भाईचारे में चल पड़े, आप आधा किलोमीटर चले गए। आधा किलोमीटर के बाद क्या पूछोगे? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? क्यों जाना है? मैं आपको आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। आप शर्मा शर्मी जिसे बोलते हैं, आप 1 किलोमीटर और चले गए मेरे पास। उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हिम्मत भाई बताओ तो सही कहाँ जाना है, क्यों जाना है? Correct. अब भी अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो आप पीछे रह जाओगे, मैं आगे चला जाऊंगा और मैं पीछे मुड़ के देखूंगा राहुल भाई कहाँ गए। क्यों? मैंने आपको मैंने नहीं बताया कहाँ जाना है और क्यों जाना है। ब्रेन भी यही कहता है कि जैसे ही वो स्टडी टेबल पे, जैसे ही वो चैप्टर सामने आता है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। फिर ब्रेन आधे घंटे के बाद पूछेगा। आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो स्टार्टिंग का आधा घंटा 1 घंटा तो हमारा मन भी लगता है और हमारा फोकस भी बन जाता है, बट उसके बाद क्या होता है, वो फोकस लूज हो जाता है, आउट हो जाता है। बुक सामने हम बैठे लेकिन ब्रेन कहीं और है। Correct. क्योंकि ब्रेन क्वेश्चन पूछ रहा था कितना पढ़ना, कितनी देर में, ब्रेन को टारगेट नहीं मिला, ब्रेन आउट है। तो क्या करना है? जैसे ही स्टडी टेबल पे बैठे, जैसे ही उस चैप्टर को खोले, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ब्रेन को टारगेट देना, ताकि उस ब्रेन उस टारगेट को अचीव करे। कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना, ब्रेन को टारगेट देना। ये इसको बोलते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस। ओके। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये हो गया। कोई चैप्टर था, इतना पढ़ना है, मान लो 10 पेज पढ़ने, आधे घंटे में पढ़ने, ब्रेन को एक टारगेट मिल गया। अब ब्रेन या तो उस टारगेट को अचीव करेगा या थोड़ा सा पीछे रहेगा। अगर पीछे भी रहा तो कम से कम हमें अपनी स्ट्रेंथ तो पता चलेगी कि हाँ हम 10 मिनट में कितने पेज पढ़ सकते हैं। और अगर जब हमें ऑब्जर्व कर लिया, जब हमें वो चीज़ पता चल गई, तो हम धीरे धीरे उसको एक्सेल भी कर सकते हैं, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ तो पता चली। तो ये इस सिलेक्शन की प्रोसेस से ही पता चलता है सारी की सारी चीज़ें। उसेन बोल्ट जब दौड़ता है तो कैसे, उसे मतलब पता होता है कि वो कितना दौड़ता है, कितनी देर में कितना दौड़ सकता है। करेक्ट। और धीरे 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 वो उसी स्पीड को इन्हेंस करता चला जाता है और टाइमिंग को कम करता चला जाता है। तो स्टडी टेबल पे पहला काम क्या होना चाहिए? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद काम होता है सर्वे का। उस चैप्टर का क्या करना, पहले उस चैप्टर का कोई भी नया चैप्टर लिया, उसका सिलेक्शन किया, इसमें इतने पेज हैं और इतनी देर में पढ़ने हैं, ब्रेन को टारगेट मिल गया। उसके बाद उस चैप्टर का क्या होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सर्वे का मतलब है, मान लीजिए आपके घर में 10 से 15 गेस्ट अचानक से आ गए, क्या होगा आपके साथ में? पैनिक होगा। पहले तो पैनिक होगा, और ये नेचुरल सबके साथ में होगा। वही गेस्ट एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देते
कि भाई ऐसा है, हम आने वाले। सब कुछ बहुत कंफर्टेबली स्मूथ सेलिंग होगी। हाँ, सर्वे का जो प्रोसेस है उसमें ब्रेन को क्या होता है कि जैसे विदाउट सर्वे जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो ब्रेन को कुछ नहीं पता इस चैप्टर से क्या क्या आने वाला है, क्या इसका टाइटल है, क्या इसके टॉपिक्स है, क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, क्या इसमें फॉर्मूलाज हैं, कितने लोगों के नाम है, कितने जगहों के नाम है, क्या क्या, कुछ भी नहीं पता, कुछ वो पैनिक हो जाता है। लेकिन अगर सर्वे की प्रोसेस कर ली, सर्वे की प्रोसेस में पेंसिल हाथ में रखी, ये टॉपिक का नाम है, इसमें इतने सब टॉपिक्स है, अच्छा इसमें इतने लोगों के नाम है, इतनी जगहों के नाम है, ये फॉर्मूलाज है, ये ग्राफ्स है, ये चीज़ें हैं, और हल्का हल्का उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। अब ब्रेन को पूरा उस चैप्टर का एक वो मोटा मोटा अवेयरनेस आ गई उसमें। अवेयरनेस आ गई कि इस चैप्टर में ये है। अब ब्रेन अपने अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेगा कि इस चैप्टर की ये चीज़ें आने वाली है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेगा। उसको पहले से पता है इस चैप्टर के क्या क्या चीज़ें आने वाली, कितने टॉपिक्स आने वाले, कितने सब टॉपिक्स आने वाले, कितने फॉर्मूलाज आने वाले, कितने लोगों के नाम आने वाले, ये चैप्टर कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, ब्रेन को सब पता है। सर्वे की प्रोसेस में पता चल चुका है। और कैसे किया हमने? पेंसिल से किया, हल्की हल्की पेंसिल से हमने वो किया, तो ये हो गया। सर्वे के बाद बनता स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका बनता है? जिस चीज का आपने सर्वे किया और सर्वे के दौरान जो अंडरलाइन किया, अंडरलाइन किसको किया? कीवर्ड्स को, मेन वर्ड्स को, उस चैप्टर की जो मेन वर्ड्स है उसको आपने अंडरलाइन कर लिया था, तो उसका क्या किया? एक स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर जैसे ट्री देखिए, पेड़ होता है, उसकी ब्रांचेज होती है, या स्पाइडर देखिए, मकड़ी, उस तरीके से एक उन्हीं कीवर्ड्स का एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर का प्रोसेस। और उस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, उस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, इसको कहते हैं सॉलिडिफाई करना, उस स्ट्रक्चर को याद करना। पहला स्टेप क्या किया? सिलेक्शन। एक चैप्टर लिया, ब्रेन को टारगेट दिया, इस चैप्टर में इतने पेज है, इतनी देर में पढ़ने हैं, बस इतना ही काम था, छोटा सा स्टेप था। सेकंड नंबर पे उसका सर्वे किया। सर्वे जब किया, पेंसिल हाथ में रखी, जल्दी जल्दी से सर्वे हो गया। ब्रेन को पूरा का पूरा, ब्रेन ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। जिस चीज का सर्वे किया उसी चीज का हमने क्या बना लिया? एक स्ट्रक्चर बना लिया। वो कीवर्ड्स वगैरह एक स्ट्रक्चर पे डाल लिए, ट्री की तरह, और उस स्ट्रक्चर को याद कर लिया। उस स्ट्रक्चर को याद कर लिया, इसको कहते हैं सॉलिडिफाई करना। और यहां आते आते लगभग 60% बच्चे को उस चैप्टर का याद हो चुका है। मैं बताता हूं कैसे। जो इन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है उस बच्चे को सबसे पहले तो उस चैप्टर में कितने पेज हैं वो सब पता है, वो उसको सिलेक्शन की प्रोसेस से पता, सर्वे की प्रोसेस से उसने सारे के सारे कीवर्ड्स, सारे के सारे मेन वर्ड्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, लोगों के नाम, जगहों के नाम, फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ स्कैन कर लिया। उसके बाद उसी का वो स्ट्रक्चर बन गया, जो मेन सारे के सारे जो कीवर्ड्स थे, और वो सारे के सारे कीवर्ड्स उसने याद भी कर लिए। तो 60% याद हो चुका। आप देखिएगा, जब भी कोई भी आप कुछ भी याद करते हैं, आप 1 घंटा पढ़ाई करें या 2 घंटे पढ़ाई करें, उसका 60% आप तुरंत भूल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका 40% तो आपको याद रहेगा। मतलब 1 घंटे पढ़े या 2 घंटे, आप आजमा के देखना। क्यों भूल गए? क्योंकि ना आपका ब्रेन सेट था, ना बॉडी सेट थी, ना सेंसेस सेट थे, ना टाइम सेट था, ना प्लेस सेट था, ना आपने उसका सिलेक्शन किया, ना आपने उसका सर्वे किया, ना आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया, कुछ भी नहीं किया। ये सारे के सारे स्टेप मिस थे, तो 60% भूल गए। अभी तो हमने पढ़ना शुरू भी नहीं किया, अभी हम रीडिंग पे भी नहीं आए हैं, अभी हमने सिर्फ सिलेक्शन किया, अभी हमने सिर्फ सर्वे किया, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया, अभी उस स्ट्रक्चर को याद किया, अभी तो रीडिंग शुरू ही नहीं है। रीडिंग से पहले पहले हमने इतनी चीजें हमारे मतलब ब्रेन में आ चुकी है। ये हो गए हमारे 5S: सेट, सेलेक्ट, सर्वे, स्ट्रक्चर, सॉलिडिफाई। उसके बाद में जब वो स्ट्रक्चर हमने याद कर लिया, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद होता है अगला स्टेप 5Q। 5Q मतलब 5 क्वेश्चंस: व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। आप एक चीज बताइए, आपको एक कार खरीदनी है, कोई भी कार खरीदनी, आप क्या करते हैं? पहले तो सर्वे करेंगे कि कौन सी कार लेनी है, कौन सी कार लेनी है। उसके बाद मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करेंगे। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, कौन सी कार लेनी है, किस बजट की लेनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों लेनी है, कौन सी ब्रांड की लेनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें। मतलब बहुत सारे आप अपने क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अगर आपको एक कार लेनी है, आपको एक बाइक लेनी है, कुछ भी लेना है, आप क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अब आपको उनके क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आंसर ढूंढने के लिए आप जाते हैं शोरूम में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चनिंग है,
क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग हमेशा पहले होनी चाहिए। अब जनरली बच्चे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट कैसे बनेगा, इंटरेस्ट ऐसे बनेगा कि इतने प्रोसेस करने के बाद में जो आपने वो स्ट्रक्चर याद किया उस पर अपने अपने लेवल पे क्वेश्चंस बना लो, अपने लेवल पे। अच्छा इस चैप्टर में क्या हो सकता है, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर लो अपने इंटरनल। जब आपने क्वेश्चंस तैयार कर लिए, अब आपको क्या चाहिए, उनके आंसर्स चाहिए। अब आप चैप्टर क्यों पढ़ोगे, अपने आंसर्स को पाने के ढूंढने लिए। के अब इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जो मेहनत करके आपने क्वेश्चंस बनाए, अब उसके आंसर भी तो चाहिए ना आपको। बिल्कुल ठीक है। अब आप अपने आंसर्स जानने के लिए रीडिंग कर रहे हैं, अपने आंसर जो आपने अपने आंसर बनाए उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो अब जब आप रीडिंग करेंगे अब आपका इंटरेस्ट बनेगा। ये था 5Q, मतलब जितने हो सके क्वेश्चंस बनाइए ताकि इंटरेस्ट बने, है ना। इंटरेस्ट बनेगा तो फोकस बनेगा। अब आते मेन रीडिंग पे, जहां से अच्छा, आर स्टार्ट्स फ्रॉम रीडिंग। रीडिंग जहां से हर कोई शुरुआत करता है, मतलब रीडिंग, हर कोई रीडिंग से शुरुआत करता है। जब भी डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, ये कितने सारे स्टेप्स थे। अब रीडिंग की भी अगर बात करें तो रीडिंग भी 3 तरीके की होती है। रीडिंग ऐसी नहीं कि रीडिंग ऐसी हो, रीडिंग में स्कैन रीड होता है, स्कीम होता है? रीड, स्कैन रीड, ओके। स्कैन रीड, स्कीम रीड, स्टडी रीड। जब उस चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ हम रीड कर रहे हैं तो 3 रीडिंग होनी चाहिए, और तीनों रीडिंग में टाइम नहीं लगता। स्कैन रीड, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उस पैराग्राफ का वट निकाल लेना, इस पैराग्राफ में जो राइटर है, जो ऑथर, वो क्या कहना चाह रहा है, और वट जल्दी से चुपचाप, मतलब पहले की 2 लाइन या लास्ट की 2 लाइन में वट पता चल जाता है। अच्छा इस पैराग्राफ में वट क्या है, इस पैराग्राफ का वट क्या है, ठीक है। स्कीम रीड कहता है उस पैराग्राफ के वो मेन पॉइंट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है उस पैराग्राफ के, मेन चीजें, ठीक है। तो स्कीम में वो फैक्ट्स को हमें पकड़ना होता है। और जो स्टडी रीड होता है उसमें हाउ एंड वाई, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, जैसे जर्नली हम सभी पढ़ते हैं। जब रीडिंग करते हैं तब भी हम स्कैन रीड को मिस करते हैं, हम स्कीम रीड को मिस करते हैं, हम सीधा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। तीनों रीडिंग के अलग अलग वो होता है, मायने होते हैं। स्कैन में हमें वट मिला, स्कैन में हमें वट मिला, स्कीम में हमें फैक्ट्स मिले, और स्टडी में हमें उसका हाउ एंड वाई मिला। जब हमने स्कैन किया सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा, पहली 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन, वट हमें क्लियरली पता चल गया। स्कीम में भी, क्योंकि हमने जब सर्वे किया था तो पेंसिल से अंडरलाइन कर रखा था, हमें पता है, तो वो स्कीम के फैक्ट्स भी हमने 1 मिनट में जल्दी जल्दी से देख लिए। और उसके बाद स्टडी जो हम करते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। तो इस एक पैराग्राफ को इस 3 तरीके की रीडिंग करनी चाहिए। पहले स्कैन कर लो, वट लगा लो, फिर स्कीम कर लो, और फिर स्टडी कर लो। रीडिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो होता है रिसाइट करना, वो बोलना, जो सेंसेस वाला जो रूल है ना, यहाँ पे आएगा। स्कैन रीड में बोलना नहीं होता, स्कैन रीड में जल्दी जल्दी से आपने स्कैन कर लिया। उसके बाद स्कीम, जो स्कीम रीड करते हैं तो उसको बोलना होता है, जो फैक्ट्स होते हैं उसको बोलना होता है। बोलोगे तो सुनोगे, सुनोगे तो मतलब अपने आप को एक्टिव कर लोगे। जब वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तब भी उसको बोलना होता है। मतलब रीड के बाद क्या, रिसाइट करो। स्कीम को स्कीम रीड करते टाइम रिसाइट करो, और स्टडी रीड करते टाइम रिसाइट करो। रिसाइट के बाद होता है रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ये कहता है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, दूसरे पे जंप मत करो, जब तक पहले रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्शन से 2 पाथ मजबूत होते हैं, एक होता है रिट्रीवल पाथ, एक होता है रिटेंशन पाथ, ठीक है जी। मतलब जब आप रीड करते हैं तो आप रीडिंग के दौरान सेंसेस से इंफॉर्मेशन कहाँ दे रहे हैं, अपने दिमाग में दे रहे हैं, ब्रेन में दे रहे हैं। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ ले रहे हैं, अपने सेंसेस पे वापस ले रहे हैं। तो इससे रिटेंशन पाथ और रिट्रीवल दोनों पाथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो इम्प्रिंट्स आ गए उसके वहां पर। हाँ, तो रिफ्लेक्ट करना होता है। मतलब एक पैराग्राफ आपने रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, जैसे एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ तो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे। अच्छा मैंने अभी अभी जो ये पैराग्राफ पढ़ा था इसका वट क्या था, अच्छा वट ये था। अच्छा इसके फैक्ट्स क्या क्या थे, इसके फैक्ट्स ये थे। अच्छा इसका हाउ एंड वाई क्या था, इसका हाउ एंड वाई भी ये था। जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ में डाउट आ रहा है, तुरंत देख लो। नेक्स्ट पैराग्राफ तब करना है जब वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन हो जाए और सेट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमें जंप करना है। और इस तरीके से हमें धीरे धीरे वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। स्कैन करो, स्कीम करो, स्टडी करो, रिसाइट करो, रिफ्लेक्ट करो, और उसके बाद सेकंड पे जंप करो। तो हमारा रीड हो गया, रीड के बाद रिसाइट था, रिसाइट के बाद रिफ्लेक्ट था। फाइनली रिफ्लेक्ट करते हुए हमने पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्ट के बाद होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है फाइनल नोट्स बनाने।
नोट्स भी हम गलत तरीके से बनाते हैं। नोट्स क्या बनाते हैं, हम चीटिंग करते हैं, जो बुक में उसको नोटबुक में उतार देते हैं, उसमें 90% तो ग्रामर होती है। नोट्स में हमेशा कीवर्ड्स होते हैं। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं, हम नोट्स नहीं बना, वो चीटिंग बोलते हैं उसको। आपने जो बुक में लिखा था वो आपने नोटबुक में लिख लिया, और पूरे साल चीटिंग करते 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 इतने नोट्स तैयार हो जाते हैं, एग्जाम में जब टाइम कम बचता है, क्या हम इतने नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल उसमें तो भी। वो स्ट्रक्चर ही काम आएगा आपका जो आपने बनाया था। हाँ, वो स्ट्रक्चर जो था वो था रफ। अब जो रिकॉर्ड है ये होंगे आपके फाइनल नोट्स। Okay. फाइनल नोट्स इसको बोलते हैं माइंड मैप। जैसे माइंड मैप के बारे में बहुत सारे जानते होंगे। हाँ जी। माइंड मैप में क्या होता है कि अच्छे अच्छे कुछ कलरफुल पेन वगैरह यूज करके ना, जैसे आज डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स हैं, एक ट्री का आकार दे दिया, कोई स्पाइडर का बना दिया। कितना भी बड़ा चैप्टर हो, उनके नोट्स एक पेज में आ सकते हैं, एक पेज में। क्योंकि मैंने बताया उसमें 80% तो ग्रामर होते हैं, 20% ही कीवर्ड्स होते हैं। सिर्फ नोट्स में कीवर्ड्स आते हैं, आंसर तो हम खुद ही फॉर्म कर लेते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स होंगे ना, वो आपके उसमें आएंगे, नोट्स बनेंगे। तो आपको क्या करना, जब आपने पूरा का पूरा चैप्टर समझ लिया इस तरीके से, व्हाट मतलब अच्छे से रीडिंग करके, तो आपने क्या कर लिया, उसके फाइनल नोट्स बना लिए, एक पेज में नोट्स बना लिए। जिस तरीके से ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उस तरीके से, स्पाइडर की तरह, ट्री की तरह ब्रांचेस बना के, उसके कलरफुल बना के, ये आपके फाइनल नोट्स हैं। ये इतने संक्षिप्त तो होंगे, इतने शॉर्ट होंगे कि आप इजीली इनको एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर पाएंगे। मतलब पूरी बुक के जो नोट्स होंगे, अगर उसमें 15 चैप्टर है तो 15 पेज में नोट्स बन जाएंगे, 15 पेजेस में, जो आप आराम से वो कर लेंगे। सबसे जो लास्ट स्टेप बचता है वो बचता है रिविजन। किसकी रिविजन? नोट्स की रिविजन। अब हमें किसकी रिविजन करें? नोट्स की रिविजन। Notes की। एक तो रिवीजन का जो हमें पैटर्न बताया गया है वो बिल्कुल गलत पैटर्न है। रिवीजन का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं साइंटिफिक रिवीजन प्लान। साइंटिफिक रिवीजन प्लान कहता है कि अगर आज मैंने कुछ भी पढ़ा है तो वो 24 घंटे तक ही मुझे 80 to 100% याद रहेगा। अगर तो मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिवीजन नहीं किया तो मेरा फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाएगा, मतलब भूलने का पहला चक्कर शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे पहला रिवीजन कब करना है? अगर मैंने आज कुछ पढ़ा है तो आज ही 24 घंटे के अंदर ही उसका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर तो वो हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन अगले 7 दिन तक मेरे ब्रेन में एज इट इज रहेगी, 80 to 100% रहेगी। ठीक है, लेकिन 7 दिन। अगर आप चाहते कि वो लॉन्ग टर्म रहे तो विद इन 1 वीक आप उसका एक रिवीजन और कर लो, विद इन 1 वीक। उसके बाद विद इन 1 वीक वो रिवीजन करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन रहेगी अगले वो 1 महीने के लिए। फिर तीसरा रिवीजन विद इन 1 मंथ कर लो। तो ये 3 रिवीजन होते हैं, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। ये 3 रिवीजन हो गए, वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। फिर कभी भी रिवीजन करो, एक कोई भी चीज़ पढ़ी उसको 3 रिवीजन जरूर दो, विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 वीक, 7 days and within 30 days। 30 डेज। तो इस तरीके से ये 11 कदम थे। और अगर इन 11 कदम पे कोई भी चलेगा, कोई भी फॉलो करेगा, तो पूरी की पूरी बुक, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इजीली याद की जा सकती है। क्योंकि मोस्ट एडवांस साइंटिफिक सिस्टम है और हर स्टेप पे के पीछे एक साइंस है। ऐसा नहीं कि कुछ हवा में बात है। कोई भी आप कोई भी बात करें, चाहे हमने सेट की चीज़ों की बात की, चाहे हमने सिलेक्शन की बात की, सर्वे की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, चाहे हमने क्वेश्चनिंग की बात की, चाहे हमने रीड, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिकॉर्ड एंड रिव्यू की बात की, ये है विवेकानंदा सिस्टम। बस एक बार इसको समझ लिया और कुछ दिन की प्रैक्टिस है, उसके बाद ये सिस्टम आदत में आ जाता है। और आदत में आ गया तो आपकी लर्निंग को ये इतना आसान बना देता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये पर्सनली मैंने इस सिस्टम को काफ़ी फॉलो किया है और इस सिस्टम के बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था विवेकानंदा सिस्टम। शानदार। थैंक यू सो मच। और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इस पॉडकास्ट के भी आने चाहिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने समझाया, मेरे को बहुत आनंद आया। आई एम सो हैप्पी कि आप लेवल नेक्स्ट पे आए और आपने इतने अच्छे ढंग से हमें समझाया। और अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट ने कुछ वैल्यू ऐड करी है और अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपको कुछ और बच्चों की याद आ रही है, तो उन तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच राहुल भाई, अपने शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। राहुल भाई बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो मैंने सुना, मतलब आपकी कितनी जिज्ञासा है कि बच्चों की मदद की जाए, बच्चों की मेमोरी पे, वैदिक मैथ्स पे हम काम कर पाएँ।
तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत गजब के आपके पॉडकास्ट होते हैं, और आपका जो चैनल है लेवल नेक्स्ट करके, तो प्लीज़ जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको भर भर के वैल्यू मिलती है इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।